इसमें क्वेश्चन नंबर 2.12 है जिसमें टोटल मास ऑफ द बॉक्स निकालना है। तो हम क्या करेंगे, टोटल मास ऑफ द बॉक्स में ये हमारा कंटेनर का बॉक्स हो जाएगा और ये उसमें जो हमारे ए बी करके हमारे दो अलग अलग पार्ट्स का वेट है उसका मास हो जाएगा। इन तीनों को ऐड कर देंगे तो हमारा टोटल मास ऑफ द बॉक्स आ जाएगा। इसमें टोटल मास ऑफ द बॉक्स में लीस्ट नंबर क्या है, 2 है। ये क्या है, लीस्ट नंबर 2 है। तो हम कह सकते हैं लीस्ट नंबर ऑफ द डेसिमल इक्वल्स टू 1। एक ही डिजिट है ना, इसलिए एक डिजिट को बोलते हैं 1। ओके, फिर निकालेंगे डिफरेंस इन मास। मास में जो दो पीसेस दी गई हैं उसमें दोनों मास के बीच में डिफरेंस क्या है, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो आएगा उसमें लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस निकालेंगे तो आएगा 2। क्यों? क्योंकि लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस कितनी है, 1 2 1 2। ओके, ये हमारा रहा 2.12 का न्यूमेरिकल, राइट। 2.15 देख लेते हैं। कह रहा है कि जस्ट वेट, थोड़ा सा सॉरी। कह रहा है 2.15 में फेमस रिलेशन इन फिजिक्स रिलेट्स। एक कोई फेमस रिलेशन है फिजिक्स में जो रिलेट करता है मूविंग मास स्मॉल एम को टू द रेस्ट मास एम नॉट of a particle in terms of its speed v and the speed of light is c. The relation first arose as a consequence of special relativity. Consequence of special relativity due to Albert Einstein. उनके equations के अकॉर्डिंग a body recalls the relation almost correctly but forgets where to put the constant. क्या किया कि इसमें कहा गया एक लड़का है जिसको याद है कि ये रिलेशन ऑलमोस्ट ही करेक्ट है बट वो भूल गया है कि ये रिलेशन ये जो कांस्टेंट सी है इसको कहाँ पुटअप करना है। ओके, तो हमारे इक्वेशंस में क्या क्या होगा, मूविंग मास का जो मूविंग मास हम स्मॉल वैन से डिनोट करेंगे और रेस्ट मास को हम एम नॉट से डिनोट करेंगे और स्पीड को हम वी से डिनोट करेंगे और स्पीड ऑफ लाइट को सी से डिनोट करेंगे। तो आइंस्टीन्स के जो रिलेटिविटी ड्यू टू अल्बर्ट आइंस्टीन्स के स्पेशल कॉन्सिक्वेंसेस थे उसमें एक लड़का है उसमें भूल गया है उस रिलेशन को लेकर कि वो जो रिलेशन से वो ऑलमोस्ट करेक्ट है बट वो भूल गया है कि जो ये कांस्टेंट सी है इसको कहाँ यूज़ करना है, राइट। तो ये हमारा क्वेश्चन है गिवन है स्मॉल एम इक्वल्स टू एम नॉट अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर इज टू पावर 1/√2। ओके, 1/2। हम क्या करेंगे, इस m को नीचे ले आएंगे और क्या बचेगा 1 माइनस वी स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज 1 पावर में 1/2। ओके, हम क्या करेंगे डेनोमिनेटर को हम इंटरचेंज कर देंगे, डेनोमिनेटर और नंबरेटर को एक दूसरे के प्लेस पर रख देंगे तो एम नेट उधर ऊपर हो जाएगा और एम नीचे हो जाएगी। इसी तरह से 1 ये वाला जो टर्म है ये ऊपर हो जाएगा और ये वाला टर्म है जो कि नीचे हो जाएगा, राइट। तो कुछ इस तरह से हमारा देखने को मिलेगा। अब आप देख पा रहे हैं कि इसमें दोनों सेम क्वांटिटीज़ हैं। सेम क्वांटिटीज़ मीन्स ये भी मास है और ये भी मास है। ये हमारा मूविंग मास है और ये हमारा कैसा मास है, रेस्ट मास है। बट तो इन दोनों क्वांटिटी सेम होने की वजह से इनकी यूनिट्स भी सेम होगी, है ना। और जब यूनिट सेम होगी तो जब दोनों यूनिट सेम होगी तो ये हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड है ये वाला पार्ट है ये हमारा डायमेंशनलेस हो जाएगा ना। तो हमें अगर हमारा LHS डायमेंशनलेस है तो हमें RHS को भी डायमेंशनलेस बनाना होगा। तो RHS को डायमेंशनलेस बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हमें राइट करना पड़ेगा ये वाला जो टर्म है इसको हम 1 माइनस वी स्क्वायर शुड बी 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, इसको इस तरह से राइट करेंगे तभी हमारा ये जो RHS टर्म है ये हमारा डायमेंशनलेस हो। क्यों, वेलोसिटी की भी वैल्यू मीटर पर सेकेंड्स होती है और ये जो स्पीड ऑफ द लाइट है c जो है इसकी भी यूनिट हमारी मीटर पर सेकेंड्स है। तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे जिसकी वजह से ये भी हमारा टर्म कैसा हो जाएगा, ये भी साइड हमारा डायमेंशन लेस हो जाएगा, राइट। तो करेक्ट फार्मूला हमारा आएगा m स्मॉल m इक्वल्स टू एम नॉट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर एंड पावर में -1/2। आई होप आपको समझ आया होगा।
ओके। एंड 2.16 देख लेते हैं क्वेश्चन। इसमें कह रहा है कि 2.16 में कि द यूनिट ऑफ लेंथ कन्वेनियंट ऑन द एटॉमिक स्केल इज नोन एज द एंगस्ट्रॉम and it is denoted by A, and 1 angstrom equals to 10 to power minus 10 meter. The size of a hydrogen atom is about 0.5 angstrom. तो कह रहा है what is the total atomic volume in a meter cube of a mole of hydrogen atoms. ये कह रहा है कि लेंथ की यूनिट है ऑन द एटॉमिक स्केल पर, उसको हम एंगस्ट्रॉम कहते हैं। किसकी लेंथ की यूनिट है, ठीक है, ऑन द एटॉमिक स्केल पर, उसको हम क्या कहते हैं, एंगस्ट्रॉम कहते हैं। एंड एंगस्ट्रॉम को ए से डिनोट किया जाता है। 1 एंगस्ट्रॉम होता है 10 टू पावर माइनस 10 मीटर, और जो हाइड्रोजन एटम्स का साइज़ दिया गया है वो लगभग 0.5 एंगस्ट्रॉम है। ओके, इसमें हमें निकालना है व्हाट इज़ द टोटल एटॉमिक वॉल्यूम। हमें टोटल एटॉमिक वॉल्यूम निकालना है मीटर क्यूब में। किसका निकालना है, हाइड्रोजन एटम्स का 1 मोल का। हाइड्रोजन एटम्स के 1 मोल का हमें टोटल एटॉमिक वॉल्यूम मीटर क्यूब में फाइंड करना है, राइट। हम क्या करेंगे, हमारे 1 हाइड्रोजन एटम्स का जो वॉल्यूम होता है वो 4/3 पाई आर क्यूब। पाई आर क्यूब ये कुछ हमारा स्फीयर का वॉल्यूम होता है, और स्फीयर की तरह ही हमारा एटम होता है, और उस एटम का जब हम वॉल्यूम निकालेंगे तो यही फार्मूला हम यूज़ करेंगे, 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई की वैल्यू पुटअप कर देंगे, आर की वैल्यू हमारी क्वेश्चन में दी गई है कि जो साइज़ है हमारे जो साइज़ है हमारे हाइड्रोजन एटम्स का वो 0.5 इंटू 10 टू पावर माइनस 10 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये हमारा एंगस्ट्रॉम में है। हमें किस में चेंज करना है, हमें चेंज करना है मीटर में, इसलिए हमने इसको मीटर में चेंज कर दिया, और आप इस तरह से कैलकुलेट कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। फिर अकॉर्डिंग टू द एवोगाड्रोस हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन कंटेंट्स ए। हाइड्रोजन के 1 मोल में कितने एटम्स होते हैं, 6.03 इंटू 10 टू पावर 23 एटम्स होते हैं। ओके, तो एटॉमिक नंबर ऑफ 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम्स हो जाएगा, 1 मोल हाइड्रोजन एटम्स के 1 मोल का एटॉमिक नंबर हो जाएगा 6.023 इंटू 10 टू पावर 23 इंटू 5.23 इंटू 10 टू पावर माइनस 31। ओके, हम एवोगाड्रो नंबर में हम क्या किसका मल्टीप्लाई करा देंगे, वॉल्यूम ऑफ 1 हाइड्रोजन एटम का। इस तरह से आपका ये आंसर आ जाएगा, राइट। इसको आप कैलकुलेट कर लेंगे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन 2.23। हमने वो क्वेश्चंस लिए हुए हैं जो न्यू सिलेबस है, ठीक है। न्यू सिलेबस मीन्स जो ओल्ड सिलेबस था उसमें सारी पूरी एक्सरसाइज एनसीईआरटी में हुआ करती थी, तो हमने जो रिलेटेड हैं टॉपिक हैं उनको नहीं लिया है। जो टॉपिक हमारे एग्ज़ाम में आ रहे हैं, जो सिलेबस हमारे एग्ज़ाम में आ रहा है उनसे रिलेटेड हमने एक्सरसाइज से क्वेश्चन उठाए हुए हैं, न्यूमेरिकल उठाए हुए हैं, ठीक है। तो आप ये मत माइंड करिएगा कि रैंडमली क्वेश्चन जा रहे हैं। क्वेश्चन रैंडमली नहीं जा रहे हैं, बट क्वेश्चन हमारे वही हैं जो हमारे एग्ज़ाम ओरिएंटेड है। ओके, जो रिलेटेड टॉपिक हैं हमें उन्हें नहीं पढ़ना है, ठीक है। वहाँ से क्वेश्चन आएगा भी नहीं एग्ज़ाम्स में, राइट। नेक्स्ट है हमारा, इसी में देख लेते हैं, द सन इज़ अ हॉट प्लाज्मा। और हॉट प्लाज्मा क्या होता है, आयोनाइज्ड मैटर होते हैं, राइट। विद इट्स इनर कोर एट टेम्परेचर एक्सीडिंग 107 केल्विन एंड इट्स आउटर सरफेस एट अ टेम्परेचर ऑफ अबाउट 6000 केल्विन। कह रहा है कि कोई एक सन है जो कि एक हॉट प्लाज्मा है जिसकी इनर कोर है, उसका टेम्परेचर है 107 केल्विन, और जिसका आउटर सरफेस का टेम्परेचर है वो 6000 केल्विन का है, राइट। कह रहा है एट दिस हाई टेम्परेचर, इस हाई टेम्परेचर पर नो सब्सटेंस रिमाइंस इन अ सॉलिड। कोई भी सब्सटेंस जो होता है वो इस पोजीशंस में, इस टेम्परेचर में सॉलिड या लिक्विड फेस पे नहीं हो सकता है। इन व्हाट रेंज, किस रेंज में, डू यू एक्सपेक्ट, आप एक्सपेक्ट करते हैं द मास डेंसिटी ऑफ द सन होने की, सन की मास डेंसिटी क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि किस रेंज में होगी। इन द रेंज ऑफ डेंसिटीज ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड्स और गैस, किस रेंज में होगा, सॉलिड में होगा उसकी रेंज, उसकी जो मास की डेंसिटी है, या फिर लिक्विड में होगी या फिर गैस में होगी, इसका ये मतलब है। ओके,
तो ये हमारा क्वेश्चन है और इसका हम आंसर देख लेते हैं। मास ऑफ द सन हमारा क्वेश्चन में दिया गया है 2 × 10⁻30 kg। रेडियस ऑफ द सन हमारा दिया गया है 7 × 10⁸ मीटर। वॉल्यूम ऑफ द सन निकाल लेंगे क्योंकि स्फीयर फॉर्म में होता है सन हमारा, इसलिए हम वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर लगा देंगे 4/3 πr³। 4/3 में पाई की वैल्यू पुटअप करेंगे, आर की वैल्यू हमारी क्वेश्चंस में दी गई है जो कि हमारी रेडियस ऑफ द सन है, राइट। इस तरह से इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू में फाइंड हो जाएगी। ये वैल्यू फाइंड होने के बाद में हम क्या फाइंड करेंगे, मास डेंसिटी। ओके, ये हमारा मास है और ये हमारा वॉल्यूम है। ओके, इस तरह से हम इसकी डेंसिटीज फाइंड करेंगे। तो P = होता है रेशियो ऑफ मास एंड वॉल्यूम। ओके, तो मास की जगह हमने पुटअप किया ये हमारी मास की वैल्यू जो हमारी क्वेश्चन में दी गई है, और हमने पुटअप किया जो वॉल्यूम अभी जस्ट हमने फाइंड किया, ये वॉल्यूम आया है। ये वैल्यू कौन सी है, ये वॉल्यूम आया है। तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो इस तरह से मास डेंसिटी ऑफ द सन इतनी आ जाएगी, इज इन द रेंज ऑफ मास डेंसिटीज ऑफ सॉलिड लिक्विड्स एंड नॉट गैसेस। सॉलिड लिक्विड में ही रहेगी, गैस में नहीं होगी, राइट। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया, राइट। नेक्स्ट है, कह रहा है लास्ट वन क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द कॉमन ऑब्जर्वेशन क्लियरली। एक कॉमन ऑब्जर्वेशन क्लियर करो। इफ़ यू लुक आउट द विंडो ऑफ अ फास्ट मूविंग ट्रेन, यदि एक चलती हुई ट्रेन से अगर आप विंडो से बाहर देखते हैं, जो भी नियर बाई ट्रीज होते हैं, घर होते हैं, वो ऐसा लगता है मूव करते हुए रेपिडली इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द ट्रेन, और ट्रेन के अपोजिट डायरेक्शंस में चलते हुए मूव करते हुए दिखाई देते हैं। बट द डिस्टेंस ऑब्जेक्ट, जो दूर की चीज़ें होती हैं, जो बहुत जैसे जो मूविंग ऑब्जेक्ट हमारी ट्रेन है उससे बहुत दूर की जो चीज़ें हैं, जैसे हिल स्टॉप हो गया, मून्स हो गया, स्टार्स हो गया, सेट टू बी स्टेशनरी, ये हमें स्टेशनरी दिखाई देते हैं। ठीक है, कह रहा है इन फैक्ट सिंस यू अवेयर दैट यू आर मूविंग, आपको अवेयर होगा, आप अवेयर हैं कि जब आप मूव कर रहे हैं, ये डिस्टेंस ऑब्जेक्ट सेंस टू बी मूव विद यू, ये जो दूरी वाली चीज़ें हैं तो आपके साथ ये मूव करती हुई नज़र आती हैं, राइट। इसका ये मीन्स है। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं क्या होगा। लाइन ज्वाइनिंग ऑफ अ गिवन ऑब्जेक्ट टू द आवर आइज, हमारी आंखों को और हमारे ऑब्जेक्ट को जोड़ने वाली जो लाइन होती है उसको लाइन ऑफ साइट कहते हैं। जब एक ट्रेन मूव करती है जल्दी जल्दी रैपिडली, लाइन ऑफ साइट्स ऑफ पैसेंजर सिटिंग इन अ ट्रेन फॉर नियर बाई ट्री चेंजेस, जो हमारी लाइन ऑफ साइट्स होती है पैसेंजर्स की, जो सिटिंग होता है, बैठा होता है ट्रेन में नियर बाई फॉर अ नियर बाई ट्री चेंजेस इस डायरेक्शन, जो उसके पास का जो ट्रीज होता है, हाउस होता है, वो अपनी डायरेक्शंस चेंज कर देता है रैपिडली मतलब जल्दी जल्दी। एज अ रिजल्ट द नियर बाई ट्रीज एंड आउटर ऑब्जेक्ट्स, द अदर ऑब्जेक्ट जो या हमारे नियर बाई ट्रीज होते हैं, दूसरे कोई ऑब्जेक्ट्स होते हैं, टू रन चलते हुए इन अ डायरेक्शन अपोजिट टू द ट्रेन, जो कि हमारे ट्रेन के अपोजिट डायरेक्शंस में मोशन करते होते हैं। However, the line of sight of distance and large size objects एग्जाम्पल देख लेते हैं कि जो हमारे डिस्टेंस की लाइन ऑफ साइट्स होगी या फिर लार्ज ऑब्जेक्ट्स होंगे, जैसे कि एग्जाम्पल्स हिल टॉप्स हो गया, मून्स हो गया, स्टार्स हो गया, एक्सेट्रा, ऑलमोस्ट रिमेन्स अनचेंज, ये ऑलमोस्ट इनकी जो ये ऑलमोस्ट इनकी अनचेंज होते हैं, स्टेशनरी दिखाई देते हैं, मूव करते हुए नहीं नजर आते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, क्यों चेंजेस बाय एन एक्सट्रीमली स्मॉल एंगल्स, ये क्या होते हैं कि बहुत ही छोटे एंगल से ये चेंज होते हैं, इनकी जो डायरेक्शंस होती है ट्रेन के साथ साथ बहुत ही कि एक कह सकते हैं नेग्लिजिबल एंगल से ये हमारे चेंजेस होते हैं, जिसकी वजह से द डिस्टेंस ऑब्जेक्ट सेम्स टू बी स्टेशनरी, जो हमारे दूर की चीज़ें हैं, दूर की जो भी ऑब्जेक्ट्स लोकेट हैं मूविंग ऑब्जेक्ट से, वो हमें कुछ इस तरह से दिखाई देते हैं जैसे कि वो स्टेशनरी हैं, मूविंग नहीं है। ओके, तो यही इसका एग्जाम मीन्स कहने का है कि अगर ये हमारा मूविंग ऑब्जेक्ट है, ओके, मान लेते हैं कि ये हमारा ए है और ये हमारा बी है, ये हमारा मूविंग है इस डायरेक्शंस में, ओके, और ये डिस्टेंस हमारी है मान लेते हैं 2 मीटर। ओके, तो
हमें ये ऑब्जेक्ट क्या होगा, हमारे ये बॉडी कुछ इस तरह से मूव कर रहा है, कुछ इस तरह से मूव कर रहा है। तो जो हमारा ये बॉडी होगा ये हमें इस तरह से नज़र आएगा, क्योंकि इसके बीच की जो डिस्टेंस है वो बहुत ही कम है, और जिसकी वजह से जब डिस्टेंस कम है तो एंगल ज़्यादा फॉर्म होगा, राइट। जैसे मान लेते हैं कि ये एक कोई पेड़ है, ठीक है, ये कोई पेड़ है और ये ट्रेन जा रही है, राइट। ये कोई ट्रेन जा रही है, तो जैसे जैसे ये हमारा ट्रेन ऐसे जाएगी तो इसकी जो डायरेक्शंस है ये अपोजिट डायरेक्शंस में मूव करता हुआ हमारा ट्रेन दिखेगा, बट ट्रेन हमारी कुछ अपोजिट डायरेक्शंस में ट्रेन मूव कर रही है। तो जो इसकी पोजीशंस में चेंजेस हो गए, ट्रेन की पोजीशंस में विद रिस्पेक्ट टू ट्री जो भी चेंजेस होंगे वो एंगल फॉर्म में होंगे। पहले एंगल कुछ ऐसा था, अब एंगल कुछ ऐसा है, आगे चलेगी तो ऐसा होगा, आगे चलेगी तो कुछ ज़्यादा ही एंगल से हमारा एंगल फॉर्म होता है, एंगल हमारा लार्ज होता है, जिसकी वजह से हमें सीम होता है कि हमारा जो अदर साइड्स की जो भी हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं, ट्रीज़ हैं, वो हमें मूविंग नज़र आते हैं। बट अगर हम बात करेंगे किसी स्टार और मून की, मान लेते हैं ये हमारा सन है और ये हमारी ट्रेन है, राइट। ये हमारी ट्रेन है, कितने डिस्टेंस है इसकी, लाखों में है डिस्टेंस, इसकी डिस्टेंस लाखों में है। तो अगर हमारा ट्रेन ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, जो भी जाए, तो पहले इतना था फिर इतना, बहुत दूर की डिस्टेंस है, तो ये बिल्कुल माइनर एंगल होता है, जिसकी वजह से हमें सीम्स नहीं होता है कि ये ऑब्जेक्ट हमारा भी मूव कर रहा है, मीन्स दैट सन इसके साथ साथ अपोजिट डायरेक्शंस में मूव कर रहा है। यही एक रीज़न है। आई होप समझ आया होगा। अगर आप लोगों को समझ आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू सो मच।